बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ब्लू लगून। इस कहानी की शुरुआत में समंदर में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिसमें 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमलीन है जो कि उसकी कज़न है। एमलीन के माता पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे और ये वक्त होता है सन 1897 का। दरअसल ये शिप सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है। इस वक्त ये पैसिफिक सी में होता है और यहाँ पर रिचर्ड के पिता को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होते हैं। वो शिप के कैप्टन के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हम रास्ता भटक चुके हैं। वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन जल्दी हम रास्ते में आ जाएंगे। और तभी शिप में आग लग जाती है जिस वजह से शिप का जो कुक होता है जिसका नाम पैडी है वो रिचर्ड को और एमलीन को लेकर सेफ्टी बोट में नीचे उतर जाता है। बाकी लोग भी सेफ्टी बोट से नीचे उतर जाते हैं लेकिन शिप में आग लगने की वजह से चारों तरफ धुआं होता है। इसीलिए वो बोट जिसमें पैडी, एमलीन और रिचर्ड है वो इनसे अलग हो जाती है। तभी पैडी को एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखता है जिसे वो अपनी तरफ खींच लेता है। उसे लगता है कि उसमें खाने का सामान है लेकिन उसमें खाने का सामान नहीं होता और अब ये पैसिफिक सी में पूरी तरह से अलग थलग अकेले हैं। इन्हें नहीं पता कि इन्हें कहां जाना है। अगले 2 दिनों तक ये तीनों इसी तरह से उस छोटी सी बोट में रहते हैं। पर 2 दिनों के बाद जब एमलीन की सुबह आंख खुलती है तो उसे एक टापू दिखता है। वो पैडी को बताती है। पैडी अपनी नाव को उस तरफ ले जाता है और कहता है कि अब मैं आजाद हो गया। ये तीनों के तीनों इस टापू में आ जाते हैं। ये एक बहुत ही हरा भरा टापू है जहाँ पर खाने के लिए फल हैं, पीने के लिए पानी है। एमलीन को वहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है। वो पैडी को बताती है और जब पैडी चेक करता है तो उसमें वाइन होती है जो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब ये तीनों के तीनों एक चट्टान के ऊपर जाते हैं जहाँ से देखते हैं कि आसपास कोई शिप है या नहीं। पर दूर दूर तक इन्हें कोई भी शिप नहीं दिखता क्योंकि ये शिप्स के जाने का रास्ता नहीं है। तभी एमलीन एक बेरी खा लेती है जिस पर पैडी उसे डांटता और कहता है कि कभी इन बेरीज को मत खाना, ये जहरीली है, इससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। और अब इसी तरह से इन्हें यहाँ पर कई दिन बीत चुके हैं। यहाँ इन्हें कोई भी लेने ढूंढने के लिए नहीं आता। पैडी यहाँ पर इन दोनों बच्चों को खाने के, जीने के, सरवाइव करने के अलग अलग तरीके सिखाता है। अब इन्हें इस आइलैंड पर कई महीने बीत चुके, इन्हें लेने के लिए कोई नहीं आता, इसीलिए अपना यहाँ पर घर भी बना लेते हैं। एक रात को जब पैडी सो रहा होता है तभी उसे जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं और अगली सुबह जब वो जंगल के उस हिस्से में जाता है तो वहां पर एक डेड बॉडी होती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे आदिवासी हैं जो इंसानों को मारते हैं। इसीलिए वो भागकर दोनों बच्चों के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम जंगल के टापू के उस हिस्से में कभी नहीं जाओगे। वहां पर आदिवासी रहते हैं जो इंसानों को मार देते हैं। ये दोनों बच्चे उससे वादा करते हैं। अब एक रात को यहाँ पर पैडी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और जब बच्चे सो जाते हैं तो पैडी अपने वाइन के केन को लेकर सामने वाले टापू की तरफ निकल पड़ता है। अगली सुबह जब एमलीन और रिचर्ड उठते हैं तो देखते हैं कि पैडी टापू पर नहीं है। वो दूरबीन से देखते हैं, उन्हें वो दिख जाता है और अब वो भी उस टापू पर जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि पैडी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये दोनों के दोनों वापस उसी टापू पर आ जाते हैं जहाँ इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इन्हें अपने जीवन में सब कुछ खुद ही करना होगा। हालांकि ये छोटे बच्चे हैं लेकिन पैडी ने जो इन्हें सिखाया होता है उसके हिसाब से यहाँ पर सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं और अभी दोनों के दोनों पहले से बड़े हो चुके हैं। इनका शरीर बढ़ चुका है। इनके पास पहनने के लिए वही कपड़े होते हैं जो पैडी को समंदर में बॉक्स मिला था, उसके अंदर कपड़े थे। और अब यहाँ पर रिचर्ड को दिखाया जाता है जो एमलीन की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड होता है। लेकिन ये किस तरह का अट्रैक्शन है इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि कई सालों से दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग है। इसीलिए ह्यूमन नेचर के बारे में, फिजिकल चेंजेस के बारे में, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन के बारे में इन्हें ज्यादा कोई थ्योरी नहीं पता होती। अब एक दिन रिचर्ड जब मछलियां पकड़ रहा होता है तभी एमलीन दूसरी जगह जाकर नहाना शुरू कर देती है। वो देखती है कि पानी में खून है। दरअसल आज उसे फर्स्ट पीरियड्स हुए। वो खून देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रिचर्ड वहां पर आ जाता है और वो रिचर्ड को वहां से जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद रिचर्ड उसके पास आता और कहता है कि बिना चोट के तुम्हें खून क्यों निकला। वो उसे कुछ नहीं बताती जिससे रिचर्ड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि आज तक इन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया। यहाँ रिचर्ड बैम्बू से लकड़ी का एक बेड़ा बनाना शुरू कर देता है इस उम्मीद के साथ कि कभी वो इस बेड़े से समंदर को पार कर पाएगा। अब इसी तरह से कुछ और वक्त बीत जाता है। ये दोनों एक दूसरे की बॉडी को देखते
देखते रहते हैं, लेकिन क्यों इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। अब एक दिन एमलिन को ड्रम बजने की आवाज आती है और जब वो आइलैंड के ऊपर जाकर देखती है तो वो सामने वाले आइलैंड से आ रही होती है जहाँ पर पैडी की मृत्यु हुई थी। अब वो वहाँ से आगे बढ़ती है, तभी उसे एक मूर्ति दिखती है जिससे खून नीचे आ रहा होता है, यानी कि ऊपर जो आदिवासी रहते हैं वो यहाँ पर कोई ना कोई पूजा या कोई धार्मिक कर्म कांड कर रहे हैं। ये देखकर एमलिन डर जाती है और रिचर्ड के पास आती है। वो बताती है कि वहाँ मैंने खून देखा। रिचर्ड कहता है कि पैडी ने हमसे वादा लिया था कि हम जंगल के उस हिस्से में कभी नहीं जाएंगे, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और अब ये तय करते हैं कि जंगल के उस हिस्से में कभी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और एक रात को जब एमलिन सोती है तो उसे सपना आता है कि रिचर्ड की मृत्यु हो चुकी है। वो रिचर्ड को अपने पास बुलाकर गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। रिचर्ड कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब एवलिन सो जाती है और रिचर्ड उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। वो उसके करीब जाता है लेकिन एवलिन उसे डांट कर भगा देती है। दरअसल इन दोनों की बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। अब अगली सुबह एवलिन देखती है कि रिचर्ड उससे नाराज है, वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा होता। रिचर्ड समंदर के किनारे दूर चला जाता है और तभी वो देखता है कि समंदर में एक शिप है। इन्होंने चट्टान की पहाड़ी की चोटी पर कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रखी होती है, जो कि इन्हें पैडी ने कहा था कि जब भी समंदर में कोई शिप देखो तो लकड़ियों को जला देना, जिससे उन्हें सिग्नल मिल जाएगा और वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। अब रिचर्ड भागता हुआ उस तरफ जाता है जहाँ पर उनका घर है, जहाँ पर एवलिन है। एवलिन ने भी उस शिप को देख लिया था लेकिन जानबूझकर उसने लकड़ियां नहीं जलाई क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद है। वो इस टापू से, इस जगह से नहीं निकलना चाहती और अब लकड़ियां जलाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो शिप बहुत दूर जा चुका है। रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहता है, इसीलिए तय करता है कि उसने जो लकड़ी का बेड़ा बनाया है वो उसी बेड़े से इस जगह से निकल जाएगा। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसका बेड़ा टूट जाता है, जिससे एवलिन को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि रिचर्ड उसे छोड़ कर जाए। रिचर्ड को वापस टापू में आना पड़ता है जहाँ एवलिन उसका मजाक उड़ाती है। वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे पता है कि जब मैंने कपड़े नहीं पहने होते तो तुम मुझे देखते हो। रिचर्ड कहता है कि तुम भी मुझे देखती हो और इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से एवलिन उसके सिर पर एक नारियल फेंक कर मारती है। रिचर्ड भी उस पर हाथ उठा देता है और अब रिचर्ड घर वापस आकर उसका सामान बाहर फेंक देता है। कहता है कि ये घर मैंने बनाया है, जिस वजह से एवलिन को चट्टानों के नीचे छुप कर रहना पड़ता है। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से नाराज है, इसीलिए अगले कई दिनों तक ये एक दूसरे से बात नहीं करते। एवलिन जब पानी में जाती है तो उसका पैर एक मछली के ऊपर आ जाता है, जिसके डंक से वो बीमार हो जाती है, इसीलिए वो अपनी गुफा में चट्टानों के पत्थरों के नीचे रहती है। अब एवलिन को रिचर्ड ने कई दिनों से नहीं देखा, इसीलिए वो उन चट्टानों के नीचे जाता है जहाँ पर वो रहती है। वो देखता है कि एवलिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जो देखकर रिचर्ड भी डर जाता है। वो एवलिन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बताती है कि मेरा पैर एक मछली के ऊपर आ गया था, जिसके बाद मैं बीमार हो गई। वो कहती है कि मुझे उस पत्थर की चट्टान के पास ले चलो, जिसे दरअसल वो एक गॉड यानी कि ईश्वर मानती है। रिचर्ड उसे उसी चट्टान के पास ले जाता है जिसकी वो हमेशा से पूजा करती थी। रिचर्ड एवलिन को वहाँ चट्टान के ऊपर लिटा देता है। रिचर्ड यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो एवलिन को जल्दी ठीक कर दे। एवलिन कुछ देर यहाँ धूप में रेस्ट करती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है और अब इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो गिले शिकवे थे, एक दूसरे के लिए नाराजगी थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये दोनों अब एक बार फिर से एक दूसरे के साथ हैं। इन दोनों को एहसास हो चुका है कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और एक दिन जब ये दोनों के दोनों पत्थर के ऊपर बैठकर फल खा रहे होते हैं तो बातों ही बातों में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। अभी दिन में कई बार एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दिन एवलिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बताती है कि उसके पेट में कुछ है। इन दोनों को नहीं पता कि इनके साथ क्या हो रहा है। वो रिचर्ड से कहती है कि मेरे पेट पर हाथ लगाओ और जब रिचर्ड एवलिन के पेट पर हाथ लगाता है तो वहां पर कुछ हलचल होती है, जो देखकर वो घबरा जाता है। दरअसल वो प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिनों बाद उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है और ये दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि बहुत जल्दी वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। एक रात को रिचर्ड को एक बार फिर से उसी तरह की आवाज़ें सुनाई देती है जिस तरह से एक बार पैडी को और एक बार एवलिन को सुनाई दी थी। वो जंगल के
अंदर उस हिस्से में जाता है जहां पर जाना मना है। वो देखता है कि वहां पर कुछ आदिवासी है जो एक आदमी को मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। रिचर्ड डर कर वापस अपनी जगह पर आ जाता है और तभी उसे एवलिन की चीखों की आवाजें आती है। वो देखता है कि एवलिन अब एक बच्चे को जन्म दे रही है और जल्दी वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो देखकर ही दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का अब एक परिवार बन चुका है। अब बच्चा बहुत रो रहा होता है, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। रिचर्ड उसे नारियल पानी पिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नारियल पानी नहीं पीता। ये उसके मुंह में उंगली डालते हैं जो वो चूसना शुरू कर देता है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये बच्चा क्या खाएगा और तभी एवलिन उसे अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो दूध पीना शुरू कर देता है। इन्हें समझ में आ जाता है कि ये बच्चे का खाना है। यहाँ पर ये इस बच्चे का नाम पैडी की याद में पैडी रखते हैं क्योंकि ये एक लड़का होता है। अब ये दोनों अपने बच्चे के साथ, पैडी के साथ बहुत खुश हैं। हालांकि इन्हें जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जिंदगी ने इन्हें अपना रास्ता खुद ही दिखा दिया। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन समंदर में हमें दिखाया जाता है कि एक नाव के ऊपर कुछ लोग दूरबीन से इसी आइलैंड की तरफ देख रहे होते हैं और इसमें जो आदमी होता है वो रिचर्ड के पिता होते हैं जो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। लेकिन रिचर्ड अब बहुत बड़ा हो चुका है। हालांकि वो दूरबीन से रिचर्ड को और एवलिन को देख लेते हैं लेकिन वो इन दोनों को नहीं पहचान पाते और टापू पर नहीं आते। ये दोनों भी नाव को देख लेते हैं पर ये इस जगह से वापस नहीं जाना चाहते, इसीलिए कोई भी इशारा नहीं करते। अगली सुबह तीनों की तीनों नाव से यहाँ से पास ही के उस आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर सबसे पहले ये आए थे। दरअसल उस आइलैंड के बाद ये यहाँ पर आ गए थे और जब ये उस आइलैंड पर पहुँचते हैं तो इनके बचपन की कुछ चीजें होती है। साथ ही यहाँ पर एवलिन और रिचर्ड का जो बेटा होता है वो उन बेरीज को तोड़कर अपने पास रख लेता है जो कभी बचपन में एवलिन ने खाई थी और पैडी ने उसे खाने से मना किया था। इसके बाद एवलिन अपने बेटे के साथ बोट पर बैठ जाती है जबकि रिचर्ड अब भी जंगल में यानी कि टापू के अंदर होता है। एवलिन ख्यालों में खोई होती है और तभी नाव अपने आप ही किनारे से समंदर के बीच में जाने लगती है। एवलिन को पता नहीं चलता, उसका बेटा एक पतवार गिरा देता है। वो पतवार को वापस खींचने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे दूर होती है। वो रिचर्ड को आवाज लगाती है। रिचर्ड अब समंदर में कूद कर तैरता हुआ नाव की तरफ, बोट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जब वो बोट तक पहुंचने वाला होता है एवलिन देखती है कि पीछे से शार्क आ रही है। वो रिचर्ड को बचाने के लिए दूसरे पतवार को शार्क के ऊपर फेंक कर मारती है। इनके पास अब एक भी पतवार नहीं है। हालांकि रिचर्ड अब बोट के ऊपर आ चुका है लेकिन अब ये बिना पतवार के बोट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अपने हाथ पानी में जोर जोर से चलाकर बोट को किनारे तक ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और अब धीरे धीरे रात हो जाती है। इनकी बोट अब समंदर के बीच में पहुंच चुकी है। इनके पास न खाने के लिए खाना है न पीने के लिए पानी। ये सारी उम्मीदें खो चुके हैं। 2 दिनों तक ये इसी तरह से उस बोट पर रहते हैं। अब सुबह दिखाया जाता है कि रिचर्ड और एवलिन पूरी तरह से थके हुए वो सो रहे होते हैं और इनका बेटा पैडी जो कि बेरीज के पास होता है, जिन बेरीज के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता, वो कुछ बेरीज खा लेता है और तभी एवलिन की आंख खुल जाती है। वो देख लेती है कि उसके बेटे ने कुछ बेरीज खाई है। वो उसके पास जाकर उसे बेरीज मुंह से निकालने के लिए कहती है पर तब तक वो बेरीज खा चुका होता है। अब रिचर्ड भी उठ चुका है। ये दोनों जानते हैं कि ये जहरीली बेरीज हैं जिसे इंसानों को नहीं खाना चाहिए। इनके बेटे को अब नींद आना शुरू हो जाती है और ये दोनों तय करते हैं कि अपने बेटे के साथ साथ ये भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोनों भी बेरीज खा लेते हैं जिसके बाद इन्हें भी नींद आ जाती है, यानी कि अभी तीनों की तीनों इसी तरह से समंदर में मारे जाएंगे। वहीं हमें रिचर्ड के पिता को दिखाया जाता है जो आज कई सालों के बाद भी रिचर्ड को और एवलिन को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनके एक आदमी को रिचर्ड और एवलिन की बोट दिख जाती है। रिचर्ड के पिता अपने कुछ आदमियों के साथ एक सेफ्टी बोट से उस बोट तक पहुंचते हैं और अपने आदमी को रिचर्ड की बोट में भेजते हैं और पूछते हैं क्या ये जिंदा है। वो बताता है कि ये तीनों जिंदा हैं पर गहरी नींद में है। रिचर्ड के पिता एवलिन को और रिचर्ड को नहीं पहचान पाते क्योंकि अब ये बहुत बड़े हो चुके हैं। इन तीनों को बचाने के लिए रिचर्ड के पिता इन तीनों को शिप में ले जाने का ऑर्डर देते हैं। इस कहानी का सेकंड पार्ट भी है जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।